कि स्टूडेंट्स जर्मन कंट्रीब्यूशन और फ्रेंच कंट्रीब्यूशन को पढ़ लेने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि लगभग ये मान लीजिए कि 18वीं शताब्दी तक ज्योग्राफी के डेवलपमेंट को लेके हमें कोई उत्साह ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता। ये शुरुआत होती है ये मान लीजिए कि 18वीं शताब्दी के बाद के पीरियड में। ठीक है, हालांकि बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ हुए थे जिन्होंने भूगोल में भी और अन्य शाखाओं में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया था, जिनमें मैरी समरविले का नाम हम सबसे पहले लेना चाहेंगे, और उसके बाद में फ्रांसिस गाल्टन जो कि इसके सेकंड कज़न थे डार्विन के, उनका कंट्रीब्यूशन था। जॉन स्कॉट कैल्टी का कंट्रीब्यूशन भी ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। इन योगदानों के बाद एक लैंडमार्क डेवलपमेंट जो आता है वो हेनरी हैक्सले का कंट्रीब्यूशन भी आता है, लेकिन लैंडमार्क जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है हैफोर्ड मैकिंडर के प्रयासों के रूप में। और उनके प्रयासों से ब्रिटेन में यूनिवर्सिटीज़ में भूगोल के नए डिपार्टमेंट्स खुलते हैं और भूगोल के अध्ययन अध्यापन के लिए एक वातावरण तैयार होता है। ऑक्सफोर्ड में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी को स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस धारा के अंदर बहुत सारे ज्योग्राफर्स जुड़ते हैं, जिनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर है जिसको हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, वो है पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस अपने ट्रायो के लिए बहुत जाना जाता है, और उसके बाद के विद्वानों में हम जानते हैं कि चिज़ोम और मिल का कंट्रीब्यूशन आता है कमर्शियल ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हर्बर्टसन नेचुरल रीजन्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन देता है, जो काफ़ी फेमस होता है आगे जाके। विलियम स्मिथ का कंट्रीब्यूशन आता है, रॉबर्ट मिल का कंट्रीब्यूशन आता है, ग्रेगरी का कंट्रीब्यूशन आता है, कोल एंड किंग का कंट्रीब्यूशन आता है, और उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन सा लेकर आते हैं शॉर्ले और हैकेट। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की धारा के अंदर ज़बरदस्त अपना योगदान देते हैं। अनेकों विश्वविख्यात पुस्तकें जो है वो शॉर्ली हैकेट ने स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से लिखी है। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा योगदान हम डेविड हार्वे का भी मानते हैं, हालांकि डेविड हार्वे का ज़्यादातर समय जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बीता था एज ए प्रोफेशनल। हालांकि ही वाज अ ब्रिटिश बॉर्न, और उनकी जो पीएचडी की शिक्षा है वो भी कैम्ब्रिज में हुई थी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके और इन कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे और इनके जो जो काम है उनको थोड़ा सा हम विस्तारित रूप में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए 19वीं शताब्दी में भूगोल का अध्ययन अध्यापन का स्तर अच्छा नहीं था ब्रिटेन में। ठीक है, विद्यालय में भूगोल का शिक्षण बहुत ही एक रूखे रूप में था। उसमें कहीं भी कोई प्रोग्रेसिव ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहे थे। विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल की शिक्षा जो है वो भूगोलविद नहीं बल्कि भूगर्भ शास्त्री और हिस्टोरियंस दिया करते थे, मतलब सेपरेट डिपार्टमेंट्स भी ज्योग्राफी के नहीं थे। तो ज्योग्राफी की जो विषय वस्तु है उसमें जो भौतिक भूगोल से संबंधित विषय वस्तु है वो भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ाया करते थे, और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हिस्टोरियंस पढ़ाया करते थे। तो इस चीज़ से साफ पता लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन नहीं था 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में।
उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी समरविले का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। 1780 से 1872 के बीच में इनका जीवन काल था और इन्हीं के प्रयासों से भौगोलिक चिंतन और उसके शिक्षण को नई दिशा मिली। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका शीर्षक है भौतिक भूगोल, जो उन्होंने 1848 में प्रकाशित की थी और उनकी पुस्तक ने भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन को बहुत बढ़ावा दिया। ठीक है, बहुत उम्दा व्यक्तित्व थी मैरी समरविले। इवन आपको ये जान के अचंभा होगा कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट टर्म यूज की गई थी वो मैरी समरविले के लिए ही यूज की गई थी। उससे पहले मैन ऑफ साइंस बोला करते थे। ठीक है, तो शी वाज अ वुमन, तो मैन ऑफ साइंस बोला करते थे। तो फिर वो एक टर्म इजाद की गई क्योंकि लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन था इनका बहुत सारे फील्ड में। ये ये फेमिनिस्ट थी, तो ये पुरजोर तरीके से महिलाओं के स्थान की भी और उनके अधिकारों की भी बात करती थी साथ साथ में, और बहुत ही उम्दा और अपने समय की बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट के रूप में जानी जाती थी। इनके थोड़े से हम कंट्रीब्यूशन को देखते हैं समरविले के। और देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है कि इनके बारे में क्या कहा जाता था उसको समझेंगे। ये उनकी पुस्तक है फिजिकल ज्योग्राफी, मैरी समरविले की। ठीक है, समरविले वाज अ फेमिनिस्ट मैथमेटिशियन एंड एन एस्ट्रोनॉमर who correctly predicted the existence of the planet Neptune. ये पहली महिला थी जिसने नेपच्यून जो हमारा, जिसको हम ग्रह के रूप में स्वीकारा था हमने, ठीक है, उसके बारे में इसने बताया। ठीक है, डिस्कवर्ड 4 years लेटर, बाद में 4 साल बाद में उसकी डिस्कवरी भी देखने को मिलती है। यही थी जिसने इसको सबसे पहले रखा था। नेपच्यून के बारे में सबसे पहली जानकारी समरविले देती है ना। और ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थी, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी की किताब लिखी है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा रुचि खगोल विज्ञान में थी। दिस और फिर देखिए, शी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, राइटर ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड आर्टिकल्स, with her work cited as influential on many great Victorian scientists. बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इनके काम काम की लिस्टिंग की है ना, इनके काम को सराहा है, उनके रेफरेंसिंग की है। ठीक है, शी हैज एन ऑक्सफोर्ड कॉलेज, समरविले कॉलेज नेम्ड आफ्टर हर। ठीक है, इनके नाम पे बाद में कॉलेजों के नाम भी रखे गए थे। तो अपने टाइम की बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थी, मैथमेटिशियन थी, एस्ट्रोनॉमर थी। अब देखिए, हम इसी धारा में आगे जो बात करेंगे वो करेंगे फ्रांसिस गाल्टन की। ठीक है, तो क्योंकि समरविले का एक पूरे के पूरे जो एक बुद्धिजीवी वर्ग था, उसमें बहुत तगड़ा हस्तक्षेप था। तो उनके काम के कारण जब उनकी 1948 में बुक आ रही, 1848 में जब उनकी बुक आ रही है फिजिकल ज्योग्राफी, तो उनके काम के साथ साथ सब्जेक्ट को पहचान मिलना शुरू होती है। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन फिर एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और जोग्राफर थे। ठीक है, और उन्होंने 1861 में ग्रेट ब्रिटेन का प्रथम मौसम मानचित्र बनाया था। फर्स्ट वेदर मैप ही हैड गिवन दैट टाइम, है ना। फर्स्ट वेदर मैप ग्रेट ब्रिटेन का वो इन्होंने बनाया था। फिर देखिए, 1884 के पहले तक उच्च अध्ययन की विश्वविद्यालय स्तरीय शाखा के रूप में भूगोल पूर्णतया उपेक्षित था। मतलब ये सब डेवलपमेंट चल रहे थे। ठीक है, समरविले का कंट्रीब्यूशन आता है, फ्रांसिस गाल्टन का कंट्रीब्यूशन आता है, कुछ और कई छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन आते हैं, पर उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी को एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में रिकग्निशन अभी तक नहीं मिल रही है। फ्रांसिस गाल्टन के बारे में देखिए, थोड़े से तथ्य देखते हैं। बहुत शानदार पर्सनालिटी थी ये, अपने टाइम के बहुत बड़े विद्वान थे।
देखो, हाफ कजन ऑफ डार्विन कहते हैं इनको, ठीक है, थे कहते नहीं है, ये थे, हाफ कजन थे डार्विन के। और इसमें जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो ये है कि ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन मीटीरियोलॉजी, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में बहुत उम्दा दर्जे का है, ठीक है। लेकिन मटीरियोलॉजी के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। अब मैं आपको इसके बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए कि ही वॉज ए इंग्लिश विक्टोरियन एरा स्टैटिस्टिशियन। इसको महान स्टैटिस्टिशियन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये कोरिलेशन और रिग्रेशन की जो परिपाटी है ना, वो दुनिया का, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन्वेंटर, ज्योग्राफर एंड मटीरियोलॉजिस्ट, बहुत डाइवर्सिफाइड व्यक्ति था, बहुत सारे विषयों में इसकी दखल थी। And he was the first to apply the statistical models to the study of human differences and inheritance of intelligence. बहुत काम किया इन्होंने inheritance of intelligence पे, बहुत काम किया। और इन्होंने कहीं न कहीं मैथमेटिकल ओरिएंटेशन के साथ में ह्यूमन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, है ना। फिर देखिए, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ क्वेश्चनर्स एंड सर्वेज फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज। तो हम यदि ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हम जितने भी जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं ना, ये उन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का पिता है, फ्रांसिस गाल्टन। क्योंकि इसी ने इस, हालांकि साइकोलॉजी के लिए तो इन्होंने बहुत सारे सर्वेज तैयार किए थे, बहुत सारे क्वेश्चनर तैयार किए थे, लेकिन सोशल साइंस की अदर ब्रांचेज में भी फील्ड स्टडी के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए इन्होंने खूब सारे टूल्स दिए, ठीक है। रिग्रेशन की जो विधा है, कोरिलेशन की विधा है ना, उसको उससे लोगों को वाकिफ करवाया, उसकी बहुत डिटेल्ड जानकारी दी, उसकी पूरी एप्लीकेशन ओरिएंटेशन को समझाया, मौसम मानचित्र बनाए, है ना। गार्टन प्रोड्यूस ओवर 340 पेपर्स एंड बुक्स, बहुत एक्सटेंसिव काम किया था उन्होंने, ठीक है। और इनके देखो, इनकी बुक्स का टाइटल्स देखिए, कोरिलेशंस एंड देयर मेजरमेंट, चीफली फ्रॉम एथनोपोमेट्रिक डेटा। तो यहाँ पर ये इस टेक्निक को बहुत गहराई से समझाते हैं। देन अगेन ऑन बुक ऑन रिग्रेशन, फिर देखिए हेरिडिटी जीनियस, ये किताब इनकी बहुत फेमस हुई थी, और इस किताब ने फ्रांसिस गाल्टन को बहुत ऊंचे कद पे पहुंचा दिया था। इंक्वायरीज इनटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट, है ना, ये साइकोलॉजी की फिर एक और पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरह से लगातार हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशंस, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आते हैं फ्रॉम फ्रांसिस गाल्टन। और एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद हम फिर मूव करेंगे वापस दूसरे कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। तो इतने समरविले, फ्रांसिस गाल्टन, ये इतने प्रबुद्ध विद्वान थे कि कहीं न कहीं इनके द्वारा जो काम किए गए थे उनका प्रभाव पड़ा, और वहाँ एक ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट्स में, ठीक है। 1818 में ये एक लैंडमार्क चेंज आता है ना। 1884 में, सॉरी, 1884 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने जॉन स्कॉट केल्टी, ठीक है, ये काफी महान ज्योग्राफर थे, खूब सारी पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। तो उनको ब्रिटेन में भौगोलिक शिक्षण के स्तर के अध्ययन का कार्य दिया गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये बात है 1884 की, जब तक जर्मन स्कूल बहुत कंट्रीब्यूशन दे चुका था, और फ्रेंच स्कूल से भी लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन आने शुरू हो गए थे। उस समय यहाँ पर केवल और केवल एक प्रयास हो रहा है, और वो इस बात का प्रयास हो रहा है, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी इस बात का प्रयास कर रही है कि ब्रिटेन में भौगोलिक शिक्षण के स्तर
के अध्ययन जो है, ठीक है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। और फिर आगे जाके 1887 में, ठीक है, 1887 में मैकिन्डर की अध्यक्षता में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भूगोल के नए विभाग की स्थापना, ठीक है। अभी केल्टी जो विद्वान हैं, आप देखिए इन केल्टी के कंट्रीब्यूशन देखिए, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। तो जो विद्वान, जिस विद्वान को इतना बड़ा काम दिया गया है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने पहले अपने काम से वहां पहचान बनाई होगी। उन्होंने अप्लाइड ज्योग्राफी पे पुस्तक लिखी, उन्होंने द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका पे पुस्तक लिखी। ये तीनों पुस्तक जो हैं ये जॉन स्कॉट केल्टी की है, ठीक है। अब हम इस बैकग्राउंड के साथ धीरे 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 एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और जैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट स्थापित होता है और मैकिन्डर वहाँ पे चेयरपर्सन के रूप में काम करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है, उसके बाद का जो पीरियड है ब्रिटेन में वो ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत तेज़ी से उसके बाद ज्योग्राफी के लिए वहाँ एनवायरनमेंट तैयार होता है, और धीरे 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 आगे बढ़ता है ट्रेडिशन ज्योग्राफी के टीचिंग और एजुकेशन का। फिर इस बीच पीछे हैक्सले ने भी 1877 में एक किताब लिखी थी, फिजियोग्राफी। हमें किताब का नाम याद रखना है, पुस्तक का फिजियोग्राफी था नाम। अब यहाँ भी ब्रिटेन में भी जो डेवलपमेंट हो रहा था, जैसे रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी जो है वो जॉन स्कॉट केल्टी को ये काम दे रही है कि वो ब्रिटेन में भौगोलिक शिक्षण के स्तर के अध्ययन का कार्य करे, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर अलग से ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट आ रहा है। अब यहाँ तक आप देख रहे हो कि जिस समय ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस समय तक ब्रिटेन जो है वो एक कॉलोनियल पावर के रूप में पूरे विश्व में अनेकों जगह उसने कॉलोनीज जो है वो बसा रखी है, और उन पर उसका आधिपत्य है। अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ सामने आती है कि जिस अवधारणा के साथ में जर्मन और फ्रेंच एरियाज के अंदर, है ना, जो जर्मनी और फ्रांस के क्षेत्र है उनके अंदर जो ज्योग्राफी के डेवलपमेंट को लेकर धारणा थी, उसी धारणा के साथ ये आगे बढ़ते हैं, और वो धारणा है साम्राज्यवादी विस्तार, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस की भांति ब्रिटेन में भी भौगोलिक अध्ययन और चिंतन के विकास में देश के साम्राज्यवादी विस्तार के उद्देश्यों की निर्णायक भूमिका थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं इन ज्योग्राफिकल स्टडीज के पीछे ये बहुत बड़ा कारण था। जैसे कि आपने देखा ना कि फ्रांस में जो प्रशा का युद्ध वो 1870 के आसपास जब वो हार जाते हैं, तो फिर उनको ये महसूस होता है कि भौगोलिक अध्ययन जो है वो बहुत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो बेसिकली वो इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो अपनी जो स्थिति है, जो कॉलोनियल पावर के रूप में अपनी स्थिति उसको मेंटेन कर सके, और उसको वो और आगे यदि अवसर मिले तो बढ़ा सके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक जिस विद्वान की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है इस पूरी धारा का, इस काल का, ठीक है, शुरुआती काल का। बाद में नो डाउट पीटर हैगेट, शॉर्ले और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं। लेकिन ये वो टाइम था जब ब्रिटेन में ज्योग्राफी की एक तरह से नींव रखी गई थी, एक व्यवस्थित तरीके से ज्योग्राफी की नींव रखी गई थी। इनका पीरियड था 1861 से लेके 1947 का पीरियड। ये वही मैकिन्डर है जिन्होंने हार्टलैंड थियरी दी थी, है ना, हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। हम उसी मैकिन्डर की बात कर रहे हैं। तो मैकिन्डर का प्रशिक्षण प्राकृतिक विज्ञान और इतिहास में हुआ था, है ना। तो ही गॉट ट्रेनिंग इन नेचुरल साइंसेस एंड हिस्ट्री, ठीक है। देन 1887 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख प्रस्तुत अपने भाषण में मैकिन्डर ने स्पष्ट किया था कि भूगोल अध्ययन की वह शाखा है जो मानव और प्राकृतिक परिवेश की पारस्परिकता के उद्घाटन पर केंद्रित है। और ये वही ट्रेडिशन है जो
रिश्तोफन, रेडजेल और रिश्तोफन जर्मनी में पॉपुलराइज करते हैं, और विदाल दी लाब्लाश और उसके शिष्य जो हैं, है ना, बहुत सारे शिष्य इसी ट्रेडिशन को फ्रांस में पॉपुलराइज करते हैं। उसी प्रकार 1887 के अंदर जब इन्होंने रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी में एक लेक्चर दिया था, तो उसमें इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि भूगोल जो है, ज्योग्राफी, ठीक है, ठीक, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड डेडिकेटेड टू अनफोल्ड द the interdependence of man and natural environment in particular reason, ठीक है। तो यहाँ से एक एक धारा शुरू हो रही है ब्रिटेन में ज्योग्राफी के आगे के अध्ययन की दिशा के लिए, वे किस तरह से ब्रिटेन में ज्योग्राफिकल ट्रेडिशन जो है वो आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती विद्वान हैं और बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हैं, तो इनके द्वारा जो दिशा दी जा रही है वो निश्चित रूप से एक ट्रेडिशन की तरह स्थान लेगी। उनके अनुसार भूगोल के अध्ययन में मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों के रहस्योद्घाटन हेतु भिन्न भिन्न स्थानों का गहन प्रादेशिक अध्ययन करने की अपेक्षा, ध्यान रखना, ये केवल और केवल वर्णनात्मक जो उपागम थे उसको ये पूर्ण नहीं मानते थे, ठीक है। तो इनका साफ कहना था कि mere description of reason is not geography, ठीक है। mere description of the elements of society and elements of environment is not geography, ठीक है। केवल और केवल इसका गहन प्रादेशिक वर्णन यही भूगोल नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि विश्व स्तर पर इन दोनों के अंतर संबंधों के कार्य कारण स्वरूप, ठीक है, द कॉजल रिलेशनशिप है, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, दैट मस्ट बी देयर इन द व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रीजन। जब भी हम किसी प्रदेश के चरित्रों की व्याख्या करते हैं या किसी प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन करते हैं, जब हम किसी भी रीजन की ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड फॉलो a scientific approach, number one, and in that scientific approach we must understand, or we must focus on the man and nature relationship in terms of causality, in terms of cause and effect relationship, है ना। हमें कार्य कारण संबंध को ध्यान में रखते हुए और उसी परिपाटी के साथ मानव और उसके जो प्रकृति के साथ में उसके अंतर संबंध है, उनकी जो आपसी जो इंटरेक्शन है, उसको हमें प्रकाशित करना चाहिए, उसको हमें अनफोल्ड करना चाहिए, उसके रहस्य का उद्घाटन करना चाहिए। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर शुरुआती दौर में ही मैकिंडर ज्योग्राफी के साइंटिफिक ट्रेडिशन को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उनकी पुस्तक आती है ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश आइल्स, ठीक है, और ये भूमंडलीय संदर्भ में लिया गया क्षेत्रीय भूगोल था, ठीक है। तो कहीं न कहीं इस पुस्तक में वो जो ब्रिटेन की जो राजनीतिक स्थिति है, ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, उसको लेकर, और वो कहीं न कहीं सामरिक दृष्टिकोण के साथ में, स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट के साथ में अपनी बात को कहना चाहते थे। और वो वही ट्रेडिशन 1902 में तो ये पुस्तक आई थी, और उसके बाद में इसके 2 साल बाद ही, है ना, उनकी जो पुस्तक आती है ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, उसके अंदर फिर वो पिवट एरिया की बात करके और पूरा एक स्ट्रेटेजिक व्यू पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, ठीक है। और because he is from British school, and because he was the British, so that is why he put forward the concern that in new equations which we are saying, that in new strategic equations which we can see over the globe, in that sense there are chances that now the sea powers will lose and the land powers, they are
going to get this more hold on resources, and probably there is a large area that is called this pivot area. If anybody, any country will have control over that area, then that might control the entire this word island. That word island is Eurasia and Africa altogether. And who will this capture the word island, or who will this rule over word island? So that power will decide the destiny of the world. तो ये विद्वान जो है, ये विद्वान इतनी बड़ी सामरिक सोच देता है आगे जाके कि भाई अब जो नई परिस्थितियां हैं उसके अंदर हो सकता है कि ब्रिटेन जो है वो अपनी साम्राज्य ताकत जो है उसको खोए। क्यों? कि ब्रिटेन की साम्राज्यवादी ताकत होने के पीछे मूल कारण था उसका समुद्री शक्ति के रूप में इमर्ज होना। और अब जो नए समीकरण बन रहे हैं, जो नए सामरिक समीकरण बन रहे हैं, जो रेल के विकास के कारण, मोटर गाड़ी के विकास के कारण, जो विस्तृत भू क्षेत्र है वो पुनः शक्ति के लिए अनिवार्य हो जाएंगे और वो शक्ति के केंद्र साबित होंगे। तो यदि भू क्षेत्र किसी के पास में ज़्यादा है तो वो संसाधनों पर ज़्यादा पकड़ होगी। और यदि इन नवीन विकासों के साथ जो हम देख रहे हैं, यदि इन नवीन विकास जो परिवहन के क्षेत्र में है, जो संचार के क्षेत्र में है, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के एरियाज में जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यदि ये इसी तरह चलते रहे तो आने वाले टाइम में सी पावर्स जो है वो अपनी ग्लोरी जो है वो उसको लूज़ करेगी, और लैंड पावर्स आने वाले टाइम में स्ट्रेटजिकली ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और वो धीरे धीरे जो लैंड पावर्स हैं, यदि किसी भी राजनीतिक शक्ति के पास में यदि बहुत ज़्यादा लैंड एरिया और रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन है, तो आने वाले टाइम पे वो शक्ति जो है वो स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट हो सकती है और वो सब के लिए खतरा हो सकती है। उसका इशारा जर्मनी की तरफ था, और उसका इशारा था कि यदि जर्मनी धुरी प्रदेश जो यूरेशिया का पार्ट है, जिसमें ज़्यादातर पोर्शन रशिया का है ना, जो पहले धुरी प्रदेश बताया था वो मूलतः रशिया के भाग थे। तो उसने कहा कि यदि धुरी प्रदेश पे जर्मनी आधिपत्य कर लेता है, यदि जर्मनी उसको अपने कब्जे में कर लेता है, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, हालांकि उसने दो संभावनाएं बताई थी, लेकिन दूसरी संभावना को उसने गौण बताया था। और उसने ये कहा था कि यदि जर्मनी जो पिवट एरिया है, धुरी क्षेत्र है, यदि उसके ऊपर अपना आधिपत्य कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा संसाधनों को अपने कब्जे में कर लेगा। उसके पास में अपार संसाधन होंगे, विकास की संभावनाएं होंगी, जिनको एक्सप्लॉइट करके जर्मनी बाद में पूरे यूरेशिया और पूरे अफ्रीका अर्थात विश्व द्वीप को अपने कब्जे में कर लेगा, और उसके बाद जर्मनी पूरी दुनिया का भाग्य निर्धारित करेगा। तो इस तरह से उसने अपनी जो सामरिक सोच थी उसको आगे बढ़ाया था। और वो जो भूमंडलीय संदर्भ है, ठीक है, वो सबसे पहले आता है इस किताब में, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश आइल्स, ठीक है, 1902 इसमें सबसे पहले आता है। इसके बाद देखिए भौगोलिक अध्ययन में उनकी भूमंडलीय परिदृष्टि बाद में उनके विश्व प्रसिद्ध हृदय स्थल सिद्धांत में मूर्तिमान होती है, ठीक है। सो लेटर ऑन we see this global strategic this view of Mackinder in the Heartland theory, which he gave in 1904. But in 1904 he had not used this term heartland. 1904 में उन्होंने ये हृदय स्थल जो है शब्दावली इसका उपयोग नहीं किया था, बल्कि इन्होंने धुरी क्षेत्र की शब्दावली का उपयोग किया था। बाद में 1919 में इन्होंने हृदय स्थल की जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल किया, लेकिन जेनरिक सेंस में हम जो मैकिंडर का सिद्धांत है उसको हृदय स्थल का सिद्धांत ही कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये इस तरह से ग्रो करता है कि सबसे पहले 1904 में इनकी पुस्तक आती है, ठीक है, ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, और उस पुस्तक में सबसे पहले ये अपने विचार रखते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको बहुत करीबी से देखते हैं,
तो ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन सेना है उसको नॉर्थ सी के पास में जो ऊपर बाल्टिक सी वाला भाग है वहाँ पर उनको ये जो ब्रिटानी सेना है, ठीक है, वो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि पिवट एरिया जो है वो केवल और केवल उस यूरेशिया के उस भाग तक नहीं है जिसमें केवल यूराल और उसके नीचे स्टेप्स के मैदान से होता हुआ निकल जाए, बल्कि उसका एक्सटेंशन उन्होंने आगे इस बाल्टिक सी के क्षेत्रों तक बताया था। नीचे भी ब्लैक सी के पास भी कुछ स्थानों पर ऐसा देखने को मिला कि जो आपसी क्लैश था उसके अंदर उधर से भेद कर और यूरोप के आंतरिक भागों में जाना थोड़ा सा संभव प्रतीत नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि फिर अपने जो स्ट्रेटेजिक व्यू थे, है ना, उनकी जो सामरिक परिदृष्टि थी उसको उन्होंने क्या किया, थोड़ा एक नया रूप दिया, है ना। और उन्होंने अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो एक्सपीरियंसेस थे उसके आधार पे जो उन्होंने 1919 में अपनी पुस्तक दी थी, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या किया कि इस परिदृष्टि को संशोधित किया और इसमें जो धुरी प्रदेश था, है ना, जो जो पिवट एरिया था, उसमें थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन किया इन द वेस्टर्न पार्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट, यूरोप के थोड़े से और पार्ट को उसमें शामिल किया और थोड़ा बहुत एशिया का पार्ट भी उसमें अंदर और शामिल किया। और फिर उसने बताया कि भाई अब ये जो है ये अभेद्य है, ठीक है। बाद में 1919 में उनकी ये बात उनकी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी के अंदर ये बात आई थी। उसके बाद 1943 में जब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा और जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को के पूरी उस दृश्य को देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये तो 1943 की बात है, तो वी वर at the middle of this second वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ फिर कि उन्होंने देखा कि अब जो युद्ध के तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हवाई जहाज़ों के भी बहुत उपयोग हो रहा था, ठीक है। तो उन सब को देख के युद्ध की परिपाटी भी बदल गई है, ठीक है। और उसके साथ साथ में और बहुत सारे जो नए डेवलपमेंट है, संचार के क्षेत्र में नए डेवलपमेंट है, तो उन सब को देखकर मैकिंडर को लगा कि दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ पिवट एरिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्टलैंड थ्योरी इज ऑब्सोलेट नाउ। अब ये जो है वो ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रहा है। एंड देन ही गिव द मिडलैंड बेसिन। मिडलैंड इज नथिंग बट इट इज़ द एरिया ऑफ नॉर्थ अटलांटिक सी, और वो कहते हैं कि इसके दोनों किनारों पे जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा व्यापार में अपनी दखल रखते हैं, विश्व व्यापार में, और सबसे ज़्यादा जो विश्व व्यापार का हिस्सा है वो इन्हीं दोनों किनारों के साथ होता है। तो इनके बीच में जो एक जाल बिछा हुआ है समुद्री मार्गों का, हवाई जहाज़ों का, है ना, तो ये जाल जो है इस पूरे भाग को ही इन्होंने कहा मिडलैंड, है ना, और मिडलैंड बेसिन की संकल्पना दी। और उन्होंने फिर ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए, जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी जो सामरिक दृष्टि थी उसमें पूरी तरह से यू टर्न दिखाया। तो इस तरह से मैकिंडर महोदय का बहुत ज़बरदस्त योगदान है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये एक तरह से जियोपॉलिटिक जो है उसकी वो शब्दावली पहले आ गई थी, लोगों ने उस पर काम भी पहले किया था, लेकिन कहते हैं कि असली कंट्रीब्यूशन जो है जियोपॉलिटिक्स के फील्ड में वो मैकिंडर से आता है। मैकिंडर को फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ जोग्राफर भी कहा जाता है, ठीक है। अनेकों लेखों व वक्तव्यों के माध्यम से मैकिंडर ने ब्रिटेन में भूगोल के अध्ययन अध्यापन को खूब आगे बढ़ाया, ठीक है। बिकॉज ही वाज द पर्सन, है ना, यही वो व्यक्ति था जिसके कंधों पर उस समय सबसे ज़्यादा इस विषय को प्रचारित प्रसारित और यूनिवर्सिटी सिस्टम में इस विषय को स्थान दिलाने की जिम्मेदारी थी। मैकिंडर के अनुसार प्रादेशिक अध्ययन पद्धति भूगोल की आत्मा है, ठीक है।
तो ही वॉज वेरी मच दिस एडवोकेट ऑफ रीजनल स्टडीज इन ज्योग्राफी। पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की पारस्परिकता और क्षेत्रीय समग्रता संबंधी आधारभूत मान्यता का अधिक तर्क संगत उद्घाटन है। तो वो ये कह रहा है कि यदि हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं, ये प्रादेशिक अध्ययन जो है ये ये भौगोलिक अध्ययन का मूल है ना। उसने कहा ये भूगोल की आत्मा है। सो वी मस्ट कन्फाइन आवरसेल्फ, we must dedicate ourselves for the the tradition of regional studies। हमें प्रदेशों के अध्ययन या प्रादेशिक अध्ययन की परंपरा को अपनाना चाहिए। वो भूगोल का मूल है, भूगोल की आत्मा है। और वो कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं, है ना, और ये पहले भी कहा था उसने, उनकी पारस्परिकता, उनका आपसी अंतर संबंध उनके, है ना, और क्षेत्रीय समग्रता, उन अंतर संबंधों के कारण, है ना, वो जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके कारण जो जो रीजनल इंटीग्रिटी डेवलप होती है, ठीक है, उन संबंधी आधारभूत मान्यता का अधिक तर्क संगत उद्घाटन करना भूगोलविद का काम, ठीक है। तो he was very much scientific in his approach. At the same time, he was very much in favor of regional studies in geography. मैकिंडर प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में स्थानीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर विशेष जोर देता है, ठीक है। वो कहता है कि आप यदि किसी भी प्रदेश का अध्ययन करते हो, यू मस्ट फोकस ऑन द लोकल इकोनॉमी। आपको स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वो ये मानता था कि आर्थिक भूगोल मानव भौगोलिक अध्ययन का आधारभूत और अनिवार्य पक्ष है। आप किसी भी क्षेत्र की यदि प्रदेश का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। और यदि आप वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तभी आप भौगोलिक अध्ययन जो है उसके आधारभूत पक्ष को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी रीजनल स्टडी और स्टडी ऑफ एनी रीजन, it is very much necessary and fundamental to focus on the local economy, ठीक है। उन्होंने राजनीतिक भूगोल के अध्ययन पर भी जोर दिया, है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की स्टडी पे जोर दिया। और वो तो देना ही था क्योंकि ये तो महान पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे अपने टाइम के। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में मैकिंडर ने सामरिक और आर्थिक पक्षों पर विशेष जोर दिया। हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जैसा कि हमने भी चर्चा भी की थी, कि उनकी जो 1904 में जो उनकी पुस्तक आती है और 1919 में जो उनकी पुस्तक आती है, उसमें उनकी सामरिक दृष्टियां जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। और उस समय जो उनका स्थान को लेके जो ऑब्सेशन है, उनका एरिया को लेके जो उनका जो अति झुकाव है, ठीक है, हमें उसमें साफ परिलक्षित होता है उनके 1902, 1904 और 1919 के कामों में। लेकिन उसमें शिफ्ट नज़र आता है हमें उनके 1943 के काम में, जब उन्होंने मिडलैंड की संकल्पना दी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस ब्रिटिश ज्योग्राफर ने पूरे ब्रिटेन के अंदर एक वेव पैदा की थी ज्योग्राफिकल स्टडीज़ की, ठीक है। और उस वेव के कारण ही बाद में आगे जाकर ब्रिटेन में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट्स खुले थे। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैकिंडर के बारे में कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ। और उन स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे, देखिए जैसे हम देखते हैं कि ये अर्ली लाइफ में हम देखते हैं तो मैकिंडर की जो पूरी एजुकेशन है वो लगभग ब्रिटेन के अंदर ही होती है, ठीक है। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसके लिए लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त इमेजिनेशन वाला व्यक्ति था, बहुत ज़बरदस्त सृजनशीलता वाला व्यक्ति था। एंड ही वाज नोन एज अ फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, है ना। इसको ब्रिटेन में जो भूगोल की शाखा है, या यूँ कहें कि जो ब्रिटिश स्कूल है ज्योग्राफी का, उसका संस्थापक के रूप में देखा जाता है। और जब ये भूगोल में पढ़ाते थे ऑक्सफोर्ड में,
जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया उससे बाद से ही ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिला जुला करते थे, लेक्चर्स वगैरह देने जाया करते थे, तो पूरी कंट्री की विजिट किया करते थे। In his opinion, the subject has to bridge the natural science and humanities. ये मानते थे कि ये जो सब्जेक्ट है भूगोल, ठीक है, इसे इसे प्राकृतिक विज्ञान और जो मानविकी है इनके बीच में सेतु का काम करना चाहिए, पुल का काम करना चाहिए, ब्रिज का काम करना चाहिए, क्योंकि उस समय इन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त खाई दिखाई दे रही थी। तो और यहाँ पे मैकिन्डर का ये मानना था कि दोनों की दोनों धाराएं, चाहे वो नेचुरल साइंस की धारा हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ की धारा हो, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में इनको सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता, ठीक है। और इसीलिए ये कहते हैं कि ज्योग्राफी वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड टेक एज इट्स कोर द इंटरेक्शन ऑफ मैन इन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट वेरीज लोकली। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, वो स्थान दर स्थान जो है वो बदलता रहता है। ये उनकी पुस्तक थी दाला जोग्राफिया आला जियोपॉलिटिका। ये पुस्तक इस बात को साबित करती है कि जियोपॉलिटिक्स पे अलग से भी उनकी राइटिंग आती है। इनकी कुछ पुस्तकें और हम देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम मैकिन्डर को अलविदा करेंगे। ये देखिए उनकी जो पुस्तक है, ये 1904 में आई, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, है ना। और इसके अंदर देखिए, इस मैप के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये पिवट एरिया है इस तरफ, ये धुरी प्रदेश बताया था उन्होंने। इसके चारों तरफ इनर क्रेसेंट और बाहर आउटर क्रेसेंट की बात की थी, ठीक है। फिर ये किताब इससे पहले ये किताब आती है ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। ये किताब पब्लिश होती है 1902 में। फिर बाद में ये पुस्तक आती है 1919 में, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। और एक और किताब आती है द स्कोप ऑफ मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये उनके महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। अब इनकी जो जियोपॉलिटिकल जो व्यू था, जिसकी चर्चा हमने काफ़ी डिटेल में की थी, उसको रिवाइज करते हैं। देखिए, वो कहता है कि देयर इज अनइक्वल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सामरिक महत्व के अवसर एक जैसे नहीं है। अब वो कह रहा है कि पीवट एरिया जो है वो यूनिक है ना। उसके इट इज एन एरिया विच इज लाइक नेचुरल फोर्ट, है ना, ये प्राकृतिक दुर्ग की तरह है ना। तो इसको जो एडवांटेज है वास्ट एरिया की, इनॉर्मस रिसोर्सेज की, ठीक है, वो सबको नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अनइक्वल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सामरिक महत्व को लेके यदि आप अवसर की बात करो तो वो सब जगह समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे संसाधन दुनिया में विश्व मानचित्र में सब जगह समान रूप से वितरित नहीं है, उसी तरह वो ये कह रहा है कि सामरिक जो अवसर है वो भी पूरे विश्व मानचित्र पर सर्वत्र एक जैसे रूप में नहीं देखे जा सकते। Then he advent of rails released countries from dependence on the navy to move army। अब वो दूसरी बात कह रहा है कि ये जो रेलें अब डेवलप हुई है ना, क्योंकि उसका इशारा है कि ये भूमि जो शक्तियां हैं ये कैसे मजबूत होने वाली है अब, और समुद्री शक्तियों का बोलबाला कैसे खत्म होगा। तो वो उसको समझाने के लिए इशारा कर रहा है कि पहले आपको आपकी मिलिट्री को मूवमेंट के लिए नेवी की जरूरत पड़ती थी, अब ये रेल वगैरह डेवलप हो गए ना, तो स्थल भागों में बहुत आसानी से इनके द्वारा मूवमेंट हो सकता है। और इनकी डिपेंडेंस जो है अब नेवी के ऊपर नहीं रहेगी या नहीं रहने वाली है। Focus on warfare would be shifted from the sea to the hinterland, ठीक है। आपकी जो वारफेयर है ना, अब ये समुद्री भागों से शिफ्ट करेगा, और ये शिफ्ट कर जाएगा आंतरिक भागों की ओर, हिंटरलैंड्स की ओर। फिर उसने पीवट एरिया की संकल्पना दी थी, धुरी प्रदेश की संकल्पना दी थी, और उसके लिए कहा था कि नदर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट where the rivers flow to the Antarctica or to salt seas or lakes। तो ये पीवट एरिया वो क्षेत्र है जो यूरेशिया के उत्तरी भाग में है, जहाँ नदियाँ
या तो आर्कटिक सॉरी या तो आर्कटिक में जाके गिरती हैं, और या फिर वो जो खारे सागर और झीलें हैं उनमें जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, मतलब उनका 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 संबंध नीचे से नहीं है, वरना तो वो घाटियों के रूप में आने जाने के लिए वो एक जिसको बोलते हैं ना कि माउंटेन गैप्स के रूप में काम आ सकते हैं। ठीक है, railroads would make this area easy to defend and hard to conquer। अब रेल के विकास के कारण क्या हो गया है कि यहाँ पर रेल के डेवलपमेंट के कारण बहुत आसान हो जाएगा सुरक्षित रहना और सुरक्षित बनाए रखना, और बहुत मुश्किल हो जाएगा इस भाग को, पिवट एरिया को कैप्चर करना, पिवट एरिया पे कब्जा करना। ठीक है, और हार्टलैंड थ्योरी में ही सेड दैट हु कंट्रोल्स द हार्टलैंड, जो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा, ठीक है, कंट्रोल द वर्ल्ड आइलैंड, वो पूरे विश्व द्वीप को कंट्रोल करेगा। वर्ल्ड आइलैंड जो कि यूरेशिया और अफ्रीका से मिलकर बनता है। एंड हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड, और जो विश्व द्वीप को कंट्रोल करेगा, इतने बड़े संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखेगा, वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखेगा। एंड बिलीव दैट जर्मनी वुड बी a threat to controlling the resources of Eastern Europe एंड द हर्टलैंड। और उसने ये इस थ्रेट से इस समस्या से आगाह करवाया, इस चुनौती से आगाह करवाया ब्रितानियों को कि देखो जर्मनी जो है वो इस क्षेत्र में, इस पिवट एरिया में अपना कब्जा कर सकता है, और यदि वो ऐसा कर लेगा तो आने वाले समय में वो पूरी दुनिया का भाग्य विधाता हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैकिन्डर महोदय का काम जो है वो हम देखते हैं, और इस काम के साथ मैकिन्डर जो है वो पूरे ब्रिटेन जगत में अपनी क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी की विकास की धारा जो है उसको त्वरित कर देता है, और उसके बाद लगातार ब्रिटेन में विश्वविद्यालय शिक्षा में ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट्स खुलते हैं, और एक नई और एक बहुत गति वाली शुरुआत देखने को मिलती है, और उसके बाद ज्योग्राफी बहुत तेजी से ब्रिटेन में पॉपुलराइज होता है।